हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजुल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल राजुल बायोलॉजी। जो इस चैनल पे नया है, मैं बता दूं कि मैं एक सीरीज़ कर रही हूँ जिसमें हर चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ। इसमें जो येलो से हाईलाइटेड पार्ट है, तो ये विपिन सर का एनोटेड पीडीएफ है। जो भी येलोड है वो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में वो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अभी थोड़ा शोर हो रहा है, बैकग्राउंड में नॉइज़ हो रही है, तो यार थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि मैंने उन लोगों से बोला कि आवाज़ नहीं करो, बट उन्होंने नहीं माना। फिर मेरे को एक बात पॉइंट पे समझ में आया कि वह ऐसे लोगों से भी क्या बोलना जो आपकी बात समझना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए तो अभी हमको सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो बच्चों, घबराना नहीं है। हाँ, टाइम कम है बट हो जाएगा। खुद पे भरोसा रखो, हो जाएगा। ठीक है, आप बेस्ट हो, आप सब कर लोगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रिंसिपल्स थे वो लास्ट वीडियो में मैंने कवर करा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखो। अब हम इस लेक्चर में हम उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अपनी एनसीईआरटी निकालो, पेन निकालो, मेरे साथ साथ पढ़ो। Biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants and animals। देखो, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था बायोटेक में मेनली हम क्या कर रहे थे, हमको ना प्रोडक्ट बनाना था। और जो प्रोडक्ट था वो हमको लार्ज स्केल पे बनाना था। हम प्रोडक्ट कैसे बनाते थे, हम लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते थे। तो इसमें वही लिखा है कि हम इसमें ना इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे बायोफार्मास्यूटिकल्स का, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का। इसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, सारे जो जीएमओ हैं उनका यूज़ करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे। द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production। देखो, इसमें समझाने का कुछ नहीं, ये हमको याद रखना है कि जो एप्लीकेशन होती है बायोटेक्नोलॉजी की, उसके अंदर क्या क्या आता है। देखो फिर से मेरे साथ पढ़ो। थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, genetically modified crops for agriculture, processed food, बायोरेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन। अब देखो, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के। क्या क्या हमने देखा था, कोई भी रिएक्शन होने के लिए अगर हमको जल्दी चाहिए, जल्दी होना है, तो हम उसमें एंजाइम यूज़ करते थे। एंजाइम क्या करता था, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता था और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन जाता था। तो हमको यही करना है, हमको क्या है ना, बेस्ट कैटलिस्ट चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ तो लाइव ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, तो जो बेस्ट कैटलिस्ट है वो हमको कैसे मिलेगा। हम इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म मीन्स वही है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हम वो लेंगे। यूजुअली जो माइक्रोब होता है, या फिर हम प्योर एंजाइम लेंगे जिसको हम कैटलिस्ट बनाएंगे अपना। और कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए होती हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है। तो हम वही ऑप्टिमम कंडीशंस बनाएंगे, दैट इज क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। थर्ड इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, हमको वो लार्ज स्केल पर चाहिए उसकी मार्केटिंग करने के लिए, तो हमको डाउन स्ट्रीम प्रोसेस टेक्नोलॉजीज़ बनानी पड़ेंगी टू प्योरीफाई द प्रोटीन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। Okay, now let us now learn how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life, especially in the field of food production and health। देखो, अब हम सीखेंगे ह्यूमन बींग्स जो हम हैं, हमने कैसे बायोटेक का यूज़ किया है अपनी लाइफ को क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली फूड प्रोडक्शन में और हेल्थ में। अभी हम देखते हैं सबसे पहले फूड प्रोडक्शन में। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। लेट अस टेक अ लुक एट 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। हम क्या हैं, 3 ऑप्शंस हैं इसमें जिनसे हम हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। पहला इज़ एग्रोकेमिकल बेस्ड कल्चर। अगर हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करेंगे तो ये क्या है, अभी आगे देखेंगे। अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें। थर्ड इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। देखो, 3 चीज़ें हैं जिससे हम हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। क्या क्या है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अगर हम ऑर्गेनिक खेती करें, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर करें। ठीक है, हम 3 तरीक़ों से अपना फूड का प्रोडक्शन बढ़ा।
द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो हमारी फूड सप्लाई थी ना वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी, बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। बट जिस तरीके से, जिस स्पीड से ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, इतना भी इनफ नहीं था कि उनका पेट भर जाए। इंक्रीज्ड ईल्ड्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़। देखो ईल्ड कैसे बढ़ी, ईल्ड जब बढ़ी जब हमने और अच्छी इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़ यूज़ करी, बट मेनली ड्यू टू द यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स। देखो हम इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़ यूज़ कर रहे थे, लेकिन मेनली हम और अच्छे से मैनेज कर रहे थे, जो भी हमने प्रॉपर टाइम पे इरिगेशन, प्रॉपर टाइम पे सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड सब यूज़ कर रहे थे, तो उससे वो जो हमारी उपज थी ना, जो ईल्ड थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसमें वही है कि जो ईल्ड बढ़ रही थी वो बढ़ रही थी ड्यू टू यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़, लेकिन मेनली क्या था, ड्यू टू यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने के कारण और एग्रोकेमिकल्स का यूज़ करने के कारण। एग्रोकेमिकल्स क्या होता है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के कारण। लेकिन भाई ये तो बहुत महंगे हैं ना, या किसान तो इतना ज़्यादा रिच तो होता नहीं है, तो उसको तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो देखो वही आगे लिखा है। However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive। वही है भाई, जो डेवलपिंग वर्ल्ड में फार्मर्स के लिए एग्रोकेमिकल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एंड फर्दर इंक्रीजेस इन yield with existing varieties are not possible using conventional breeding। और ईल्ड को बढ़ाना जो हम नॉर्मली जो हमारी वैरायटी थी उससे ही यूज़ करके, उससे ही एग्रीकल्चर ईल्ड को बढ़ाना पॉसिबल नहीं था, कन्वेंशनल ब्रीडिंग करके पॉसिबल नहीं था। हमको फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने ही पड़ रहे थे, इम्प्रूव क्रॉप वैराइटीज़ यूज़ करनी ही पड़ रही थी, तभी ईल्ड आ रही थी ज़्यादा, बट ये फार्मर्स के लिए एक्सपेंसिव था। As traditional breeding techniques failed to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient systems for crop improvement, and the technology called tissue culture got developed। देखो जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स थी ना वो पूरा सफिशिएंट ही नहीं थी, वो जितनी भी ग्रोइंग पॉपुलेशन थी ना उनके हिसाब से उतना खाना बन ही नहीं पा रहा था, उतनी उपज हो ही नहीं पा रही थी। तो फिर एक न्यू टेक्नोलॉजी आई जिसको हमने बोला टिश्यू कल्चर डेवलप हुई। व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन, टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है, देखो इट वॉज लर्नड बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट होल प्लांट्स कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। देखो 1950s में साइंटिस्ट को क्या पता चला कि हम एक्स प्लांट्स से, कौन सा है, एक्स प्लांट से पूरा का पूरा प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं। डेट इज एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट का कोई भी पार्ट ले रहे हैं और उसको एक टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर रहे हैं। हमको स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करनी है, कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो और उस पर स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया डालेंगे। देखो ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें जो है हमने अपने स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम रख दिया, ठीक है, और जो कोई भी प्लांट का पार्ट है जस्ट से लीव वो हमने इसमें रख दिया। अब इस पार्ट से हम पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं एक्स प्लांट। उस जो पार्ट होगा वो हम उसको एक्स प्लांट बोल रहे हैं, उसको हम पूरा प्लांट रीजनरेट कर ले रहे हैं उससे। दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। मीन्स हम जो एक सेल या जो एक पार्ट है उससे जो हम पूरा प्लांट रीजनरेट कर ले रहे हैं ना, जो कैपेसिटी है जनरेट करने की, इस कैपेसिटी को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। इसके बारे में हम और आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेस हेयर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स। देखो हमने अभी डिस्कस किया कि हमने एक न्यूट्रिएंट मीडियम लिया है, तो उस न्यूट्रिएंट मीडियम में हमारे पास एक कार्बन सोर्स होना चाहिए। कार्बन सोर्स होना चाहिए, तो वो कौन सा होगा सोर्स, सुक्रोज हो सकता है, ठीक है, सुक्रोज हो सकता है, और उसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, अमीनो एसिड्स होने चाहिए और ग्रोथ रेगुलेटर्स होने चाहिए, जैसे ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एक्सेट्रा।
देखो फिर से देखो क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, उस न्यूट्रिएंट मीडियम में कार्बन सोर्स होना चाहिए, वो कार्बन सोर्स सुक्रोज हो सकता है, ठीक है। और उस मीडियम में हमको इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए जैसे ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स। इन सब की हेल्प से ही जो प्लांट है वो ग्रो करेगा। बाय एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स इट इज़ पॉसिबल टू अचीव प्रोपगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। देखो ये सारा मेथड यूज़ करके हम बहुत कम टाइम में ना बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। मीन्स ये जो मेथड है ना, ये जो टिश्यू कल्चर है, हम इसका यूज़ करके जो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना ले रहे हैं, इस मेथड को हम माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। मीन्स टिश्यू कल्चर का यूज़ करके हम बहुत सारे पेड़ उगा रहे हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन। मीन्स जैसे जो पेरेंट है उनके जो बच्चे होंगे वो एकदम सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। मीन्स जो ओरिजिनल प्लांट था, जिस प्लांट से वो ग्रो करे गए हैं नए नए प्लांट, वो एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल को हम क्या बोलते हैं? दैट इज देवर सोमा क्लोन्स। क्या बोलते हैं? देवर सोमा क्लोन्स, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर का यूज़ करके जो हमने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं जिनको हम माइक्रो प्रोपगेशन बोल रहे हैं, तो वो जो प्लांट्स हैं वो सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको सोमा क्लोन्स बोलते हैं। Many important food plants like tomato, banana, apple, etc. have been produced on commercial scale using this method. Means हम ये जो है माइक्रो प्रोपगेशन मेथड यूज़ करके बहुत सारे फूड प्लांट्स बनाते हैं, जैसे टोमेटो, बनाना, एप्पल। कौन कौन से? टोमेटो, बनाना, एप्पल। और भी होते हैं बट यहाँ 3 लिखे हैं, टोमेटो, बनाना, एप्पल। ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर, छोड़ो चलो। Another important application of the method is the recovery of healthy plants from diseased plant। देखो और एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये माइक्रो प्रोपगेशन है टिश्यू कल्चर की। इसमें हम पहले तो हम नया प्लांट बना ले रहे थे पूरा का पूरा, लेकिन अब अगर कोई प्लांट है जिसमें कोई डिसीज़ है ना, तो हम उस प्लांट की रिकवरी भी कर सकते हैं। तो क्या है? रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिसीज्ड प्लांट्स। एक तो हम नया प्लांट बना रहे हैं पूरा, और दूसरा जो डिसीज प्लांट है उसको हम हेल्दी बना रहे हैं। Even if the plant is infected with a virus, the meristem, that is apical and axillary meristem is free of virus। समझ रहे हो? मीन्स कोई प्लांट है जो कि पूरा इन्फेक्टेड है वायरस से, लेकिन ऐसा पार्ट जो अभी भी वायरस से फ्री है, कौन सा होता है वो? उसको हम मेरिस्टेम बोलते हैं। यहाँ अभी तक वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। एपिकल मेरिस्टेम और एक्सिलरी मेरिस्टेम, यहाँ वायरस का अटैक नहीं होता है। हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इट इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स। तो हम क्या करेंगे? इन मेरिस्टेम्स को निकाल के उनको इन विट्रो ग्रो करेंगे, तो हमारे पास पूरा नया प्लांट तो बन जाएगा, तो वो पूरे हमारे पास वायरस फ्री प्लांट बन जाएगा। आया बात समझ में? कैसे हम हेल्दी प्लांट को रिकवर कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना, शुगरकेन, पोटैटो एक्सेट्रा। साइंटिस्ट ने अभी तक कौन से प्लांट पे यूज़ कर लिया है यही मेरिस्टेम से ग्रो करना? उन्होंने कल्चर करा है किस किस का मेरिस्टेम? बनाना, BSP, बनाना, शुगरकेन और पोटैटो, ठीक है। साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल्स हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट। देखो क्या बोल रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने प्लांट से एक सिंगल सेल आइसोलेट कर ली है। कौन सी? एक सिंगल सेल आइसोलेट कर ली है। तो उसके बाद मान लो ये अंदर का सिस्टम जो है अपन ऊपर ऊपर बनाएंगे, ये प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। ऑर्गेन्स वगैरह होंगी, बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ऐसे उन्होंने क्या किया है? एक सेल आइसोलेट कर ली है। अब उसके बाद इसकी सेल वॉल डाइजेस्ट करेंगे। ये जो सेल वॉल है इसको डाइजेस्ट करके जो अंदर का पूरा प्रोटोप्लास्ट है, देखो सेल वॉल है, हमको पता है, हम डबल लेयर बना लेते हैं। सेल वॉल के अंदर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल वॉल को हटाने के बाद क्या बचती है? सेल मेम्ब्रेन बचेगी, और उसके अंदर जो कुछ भी होता है सब, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सारी ऑर्गेनेल्स, उन सब को मिला के हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो यहाँ प्रोटोप्लास्ट क्या हुआ? देखो लिख के बताती हूँ मैं। प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल्स टू सेल
माइनस सेल वॉल। ओके, ये है, ठीक है। इसका मतलब ये है आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट्स फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट ईच हैविंग अ डिज़ायरेबल कैरेक्टर। देखो अब हमने दो प्लांट की जो है वो दो डिफरेंट वेराइटीज से हमने प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया है, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट ले लिया है। अब उन दोनों प्रोटोप्लास्ट जो है उनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, मीन्स वो कैरेक्टर है जो हमको चाहिए है। तो अब उन दोनों सेल को हम क्या कराएंगे, उनका फ्यूजन कराएंगे, जिससे हमको हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। अब ये जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है हम इसको ग्रो करेंगे और हम नया प्लांट बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड्स होंगे इनको हम सोमैटिक हाइब्रिड्स बोलेंगे। ये सोमा क्लोन्स नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पेरेंट्स के साथ जैसे जेनेटिकली आइडेंटिफाइड नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्यूजन करा दिया। तो ये जो प्लांट्स बने उनको हमने सोमैटिक हाइब्रिड्स बोले हैं। वाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। वही है, देखो जो प्लांट बन रहा है उसको हम सोमेटिक हाइब्रिड्स बोल रहे हैं। तो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद दैट ऑफ पोटैटो एंड देन दे आर ग्रोन टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, अरे सॉरी मुझे हंसी आ गई। ये क्या बोल रहा है, इमेजिन करो कि जो टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट है उसको फ्यूजन करा दो पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। अब हमारे पास हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन गया। अब उसको हम ग्रो करो तो जो प्लांट आएगा ना उसमें टोमेटो और पोटैटो की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। वेल दिस हैज़ बीन अचीव्ड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो। देखो हम मतलब क्या बन गया, पोमैटो बन गया। पोमैटो इज पोटैटो प्लस tomato is pomato. Unfortunately, this plant did not have all the desired combination of characteristics for its commercial utilization. क्या हुआ ना, unfortunately ये जो नया प्लांट बना ना इसमें जितने भी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे ना कि इतने कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो सारे नहीं मिल पाए, तो इसका हम कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन सो दैट फार्मर्स में ऑब्टेन मैक्सिमम ईल्ड फ्रॉम देयर फील्ड्स। का इसका दूसरा अल्टरनेटिव है तो हमको फार्मर्स को मैक्सिमम ईल्ड मिल सके। देखो है, आगे देखते हैं। इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट आर रिड्यूस। या कोई तरीका है जिससे जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, उनका यूज़ हम कम कर सकें, क्योंकि यूज़ कम होगा भाई इन्वायरमेंट पे भी तो हार्मफुल इफेक्ट होता है ना, सॉइल में जा रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज़ अ पॉसिबल सोल्यूशन। तो इसमें क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज़ करना इसका पॉसिबल सोल्यूशन है, ठीक है। देखो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms, GMO। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम किसको बोलते हैं कि हमने प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स के जिनके जीन हमने अल्टर कर दिए हैं, मीन्स हमने कुछ टेक्नोलॉजीज लगाई हैं, हमने मैनिपुलेट करके उनके जीन में अल्टरेशन कर दिया है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे कि हमने जिनका जीन अल्टर करके उनको मॉडिफाई कर दिया है। जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज। जो जीएम प्लांट्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, वो बहुत यूज़फुल हैं। देखो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है उससे हमको क्या क्या हेल्प मिली है। पहला, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। एबायोटिक स्ट्रेसेस कैसे होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, कोहरा, वो ना एकदम कड़ाके की ठंड पड़ी है, सूखा पड़ गया, सॉल्ट, हीट, तो ये सारे जो एबायोटिक स्ट्रेस है ना, जो जीएम क्रॉप्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बेटर टॉलरेट कर सकती हैं नॉर्मल क्रॉप्स के मुकाबले। सेकेंड इज रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। अब जो है केमिकल पेस्टिसाइड पर रिलाई नहीं करेगा जो हमारी क्रॉप है, तो हमको पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप मिल गई है। हेल्प टू रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मीन्स हमारी पूरी फसल आ गई है बट पूरी फसल खड़ी है कटने के लिए, उसके बाद उसमें कीड़े लग गए, ठीक है, तो वो तो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया ना, तो हमको जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते थे वो भी कम हो गए। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। देखो जो प्लांट जो मिनरल यूसेज करता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी कैसे बढ़ी, जब हमने फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी हमने बिल्कुल सही कर दी, तो दिस प्रिवेंट्स अर्ली एक्सॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखो जो सॉइल में जो मिनरल्स हैं उनको प्लांट एफिशिएंटली यूज़ करेगा, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो
अर्ली एक्सॉशन नहीं होगा ना उसका, तो जीएम क्रॉप्स इनमें हेल्प करती हैं। फिफ्थ इज इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, जो फूड है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ेगी। कैसे? हमने गोल्डन राइस बनाया। गोल्डन राइस किसको बोलते हैं? हमने राइस जो है ना उसमें विटामिन ए को ऐड कर दिया, तो हमको विटामिन ए एनरिच्ड राइस मिल गया। तो देखा जीएम क्रॉप्स के कितने फ़ायदे हैं कि भाई वो हर टेम्परेचर में, हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, उनको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है, हार्वेस्ट होने के बाद भी लॉस नहीं हो रहा है उनमें, मिनरल यूसेज बढ़ गया है प्लांट्स का, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई है फूड की, इतनी सारे यूजेस हैं। अब हम आगे देखेंगे। In addition to these uses, इनके साथ साथ GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. तो इस लाइन का मतलब क्या है? हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करके टेलर मेड प्लांट्स बनाए हैं। टेलर मेड प्लांट्स क्या होता है? जैसे हम किसी पर्सन के लिए कपड़े नहीं सिलवाते कि उसको जैसे ज़रूरत है वैसे कपड़े सिलवा दिए, तो हम भी ऐसे ही प्लांट बनाएंगे कि उनसे हमको जो बनवाना है ना वो स्पेसिफिकली वही बनाएंगे। तो इसमें जो भी इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, जैसे स्टार्चेस, फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल्स, तो हम ऐसे प्लांट बना देंगे उनको मॉडिफाई करके कि वो ये चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन of pest resistant plants which could decrease the amount of pesticide use। देखो और एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की क्या है? अभी हमने ऊपर भी देखा था, हमको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने हैं, तो इससे हमारा क्या होगा? जो पेस्टिसाइड का यूसेज है ना वो कम हो जाएगा। नाउ बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बेसिलस थुरिंजिस, बीटी फॉर शॉर्ट। देखो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस थुरिंजिस, क्या? थुरिंजेंसिस, इसको मेरे साथ रिपीट करो, बेसिलस थुरिंजेंसिस। जिसमें बेसिलस का बी और थुरिंजेंसिस का टी है, तो हमने इसलिए बीटी बोल रहे हैं शॉर्ट में। तो ये बैक्टीरिया ना ये बीटी टॉक्सिन बनाता है। बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स to provide resistance to insect without the need for insecticides, in effect created biopesticides। देखो इसमें क्या हो रहा है? देखो ये जो बैक्टीरिया था बीटी, ये बीटी टॉक्सिन बनाता था। ये जो टॉक्सिन है ना ये क्या है? इंसेक्ट्स के लिए एज अ इंसेक्टिसाइड जैसा काम करेगा, मीन्स ये इंसेक्ट को मार देता था। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने ये जो जीन था ना, ये जो जीन जो टॉक्सिन बनाता था, यही बीटी टॉक्सिन जीन हमने निकाल के प्लांट के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब प्लांट के अंदर डाल दिया तो प्लांट में ये जीन आ गया, अब प्लांट में बीटी टॉक्सिन बनेगा, तो इंसेक्ट्स जो है उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। इंसेक्ट अगर अटैक करने आएगा तो वो इंसेक्ट मर जाएगा, क्योंकि हमारे पास बीटी टॉक्सिन है। तो यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स की कमी पूरी हो गई ना, कि इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ नहीं करने पड़े और इंसेक्ट भी मर गए। तो ये एक तरीके से बायोपेस्टिसाइड बन गया। तो हमारे पास क्या क्या है अभी? जैसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें बीटी टॉक्सिन जीन है? बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। सुन रहे हो? बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे सब थोड़ा सा बीटी कॉटन के बारे में पढ़ते हैं। तो some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as Lepidopterans एंड डिप्टेरेंस। देखो क्या होता था, जो बेसिलस थुरिंजेंसिस था वो उसके कुछ स्ट्रेन्स ऐसे प्रोटीन्स बनाते थे जो कुछ इंसेक्ट्स को मार देते थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से इंसेक्ट्स थे जिनको मार देते थे? लेपिडोप्टेरेंस थे और डिप्टेरेंस थे। लेपिडोप्टेरेंस के अंदर कौन कौन आता है? टोबैको बडबम आता है और आर्मी वर्म। कौन कौन सा आता है? टोबैको बडबम और आर्मी वर्म आता है। ठीक है, सीलोप्टेरेंस के अंदर क्या आता है? बीटल्स आते हैं। डिप्टेरेंस के अंदर फ्लाइज और मॉस्किटो आता है। तो बेसिलस थुरिंजेंसिस के कुछ स्ट्रेन्स ऐसे प्रोटीन्स बनाते थे जो इंसेक्ट को मार देते थे। कौन कौन से इंसेक्ट्स थे? लेपिडोप्टेरेंस जिसमें टोबैको बडबम और आर्मी वर्म आता था, सीलोप्टेरेंस जिसमें बीटल्स आती थी, और डिप्टेरेंस जिसमें फ्लाइज और मॉस्किटोज आते थे। बीटा थुरिंजेंसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। देखो
ग्रोथ के एक पर्टिकुलर फेज में जो जो बेसिलस थ्रोइनजेनेसिस है वो प्रोटीन क्रिस्टल बनाता था। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन क्रिस्टल है ना, इनके पास इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। देखो, दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इन्हीं क्रिस्टल्स के पास इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल बेसिलस? हमारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इतना टॉक्सिक है तो ये टॉक्सिन खुद बेसिलस को क्यों नहीं मार दे रहा। देखो, उसका आंसर है एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एक्सिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। मीन्स ये जो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इनएक्टिव स्टेज में है। ठीक है, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म। देखो, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर तो वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही उसको किसी इंसेक्ट ने खाया तो वो इनएक्टिव टॉक्सिन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। क्यों एक्टिव हो जाएगा? ड्यू टू एल्कालीन पीएच ऑफ गट विच सॉल्यूबलाइज द क्रिस्टल्स। अब जो इंसेक्ट ने खाया उसके गट की पीएच एल्कालीन है। ठीक है, अब एल्कालीन है ना, तो वो क्रिस्टल्स को सॉल्यूबलाइज कर देगी और क्रिस्टल्स जो हैं वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएंगे। तो अब जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन क्या करेगा? द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स। अब जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है उस इंसेक्ट के मिडगट में जो एपिथेलियल सेल्स है उसकी सरफेस पे बाइंड करेगा और पोर्स बना देगा एंड क्रिएट्स पोर्स। ठीक है, अब पोर्स बन गए तो उसमें क्या होगा? डेट कॉज सेल स्वेलिंग। तो सेल जो है वो स्वेल करेगी और इतनी फूल जाएगी कि वो फट जाएगी, तो उसका लाइसिस हो जाएगा और इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। इवेंचुअली क्या है? डेथ हो जाएगी इसमें। तो इसने क्या किया है? देखो, जो बैक्टीरिया था उसके पास बीटी टॉक्सिन जीन था। ठीक है, अब वो इतना टॉक्सिक है तो खुद क्यों नहीं मरता बैक्टीरिया? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। जैसे ही कोई बैक्टीरिया इंसेक्ट उसको खाएगा तो इंसेक्ट की जब वो मिडगट में पहुंचेगा ना, मिडगट की एपिथेलियल सेल्स की सरफेस पे जाके जैसे ही वो टॉक्सिन लगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ की पीएच एल्कलाइन है। ठीक है, इसीलिए वो एक्टिव हो गया। तो अब वो क्या करेगा ना, वो पोर्स बना देता है। जो मिडगट के एपिथेलियल सेल्स से जहाँ वो जुड़ा है वहाँ पे पोर्स बनाएगा, जैसे सेल जो है एकदम फूल जाएगी, इतनी फूल जाएगी कि वो फट जाएगी, उसका लाइसिस हो जाएगा और जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस थ्रोइनजेनेसिस। तो जो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स थे हमने बेसिलस थ्रोइनजेनेसिस से आइसोलेट करे और उसको बहुत सारे जो क्रॉप प्लांट्स थे ना उनमें डाल दिया, उनमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। जैसे कॉटन, ये फिगर दिख रहा है हमको, ये कॉटन का प्लांट है। अभी देखो, द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप हमको एंड द टारगेटेड पेस्ट। देखो, हमको कौन सा जीन चाहिए ये किस पे डिपेंड करेगा कि क्रॉप कौन सी है और उस क्रॉप को कौन सा कीड़ा खाता है, कौन सा पेस्ट उस पर आके टारगेट करता है। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। जो मेजरली जो जितने भी बीटी टॉक्सिन्स थे वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक ही थे, मीन्स वो इंसेक्ट पे ही एक्ट करते थे। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन CRY1AC नेम्ड क्राई। ठीक है, तो मीन्स जो टॉक्सिन बना रहा था ना, वो जीन मीन्स जो टॉक्सिन बन रहा है उसको कौन सा जीन कोड कर रहा था? CRY1AC। कौन सा जीन कोड कर रहा था? CRY1AC। ठीक है, जिसको हम सिंपल भाषा में क्राई भी बोलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन्स। देखो, बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉक्सिन्स बन रहे हैं तो उनको कौन कौन से जीन्स इनकोड करते हैं? CRY1AC, CRY2AB, CRY1AB, इतने सारे हमारे पास जीन्स हैं। तो इसमें जो CRY1AC और CRY2AB है वो कंट्रोल करेगा कॉटन वॉलवर्म्स को। ये याद रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिकी है क्योंकि हम गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कैसे याद रखना है? देखो, CRY1AC और CRY1 के बाद 2 आता है तो CRY2। हमको एक साथ याद रखना, पहले 1 आता है फिर 2 आता है, तो CRY1 और CRY2। ठीक है, AB, बस इतना से याद रखना कि 1 के साथ 2 आता है तो हमको CRY1 और CRY2 साथ में रखना है, जो कि किनको कंट्रोल करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं कॉटन वॉलवर्म्स को। ठीक है, और जो CRY1AB होता है वो किसको कंट्रोल करता है? कॉर्न बोरर
कॉर्न मक्के के जो दाने होते हैं उनमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं कॉर्न बोरर, ठीक है। तो जो क्राइवन ए बी होता है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। अब देखो हम फिगर में देखेंगे कॉटन बॉल है जो ए नंबर की दिख रही है ना हमको, वो वॉलवर्म्स ने डिस्ट्रॉय कर दी है, ठीक है। और जो बी हमको दिख रही है वो फुली मैच्योर कॉटन बॉल है, मीन्स यहाँ पे वॉलवर्म्स नहीं आए, वॉलवर्म्स का अटैक यहाँ पे नहीं हुआ है। अब हम आगे देखेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो सेवरल नेमाटोड्स पैरासाइटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। देखो बहुत सारे नेमाटोड्स हैं जो पैरासाइट के जैसे एक्ट करते हैं, प्लांट्स पे भी, एनिमल्स पे भी, और ह्यूमन बींग्स में भी पैरासाइट जैसे एक्ट करते हैं। अ नेमाटोड, कौन सा नेमाटोड है? मिलोइडीगाइनी। कौन सा? मिलोइडीगाइनी इनकॉग्निशिया। Let's draw a box. Meloidigaini incognitia infects the roots of tobacco plant. ये किसको इन्फेक्ट करता था? टोबैको प्लांट्स की रूट्स को इन्फेक्ट करता है एंड कॉजेस अ ग्रेट रिडक्शन इन ईल्ड। और क्या करता है? ईल्ड में ना बहुत ज़्यादा रिडक्शन कर देता था। अ नोवल स्ट्रेटेजी वॉज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन, तो विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस, दैट इज RNA आई इज इंटरफेरेंस। तो देखो जो मिलोइडीगाइनी इनकॉग्निशिया था ना, टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता था, जिसके कारण उनकी जो ईल्ड थी वो बहुत कम हो जाती थी। तो जो इन्फेक्ट ना कर पाए तो हमने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। वो स्ट्रेटेजी किस पे बेस्ड थी? वो स्ट्रेटेजी बेस्ड थी RNA इंटरफेरेंस पे। तो इसको हमने बोला RNAi। RNAi takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। जो RNA इंटरफेरेंस की मेथड है ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है। ये कौन सी मेथड है? ये सेलुलर डिफेंस की मेथड है जो कि सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ऑलरेडी होती है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ mRNA साइलेंसिंग। ठीक है, तो ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना, देखो ये क्या कहना चाह रहा है मैं बताती हूँ। सबको पता है ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है, इतना सबको पता है। तो कहीं भी जो भी सेल में या बॉडी में कोई भी चीज़ हो रही है, जो भी फंक्शन हो रहे हैं, वो करवाता कौन है? वही प्रोटीन ही फंक्शन कराता है। तो मेन बॉडी को एक्ट करने के लिए क्या है? प्रोटीन है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम इस प्रोटीन को ही नहीं बनने देंगे, ठीक है। कैसे नहीं बनने देंगे? देखो यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। तो ये मान लो ये हमारा mRNA है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन करा के ये प्रोटीन बनाएगा, तो हमको यहीं इस mRNA को रोक देना है। तो इस mRNA को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? एक कॉम्प्लीमेंट्री RNA लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो कि है डबल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, जो इस mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट्री होता है तभी ही बाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे ये जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है ये जाके बाइंड कर जाएगा mRNA के साथ, और बाइंड कर देगा तो फिर अब ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे नो प्रोटीन फॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आया? तो इसने मीन्स साइलेंस कर दिया ना, ये जो mRNA है इसको साइलेंस कर दिया। इसका वर्क क्या था? प्रोटीन बनाना। अब प्रोटीन ही नहीं बन पाए मीन्स उसका वर्क जो है वो तो इसमें क्या हुआ कि प्रोटीन बन ही नहीं पाया। देखो कोई भी काम करना है ना, तो वो काम जो है वो प्रोटीन जाके करता है। तो प्रोटीन ही नहीं बनाया तो मीन्स mRNA साइलेंस हो गया ना, वो साइलेंस हुआ तभी तो प्रोटीन नहीं बना। तो हम इसको बोल देते हैं साइलेंसिंग ऑफ mRNA। ये इतना समझ में आया? अब देखो हम इसको यही टेक्स्ट से पढ़ते हैं। टेक्स्ट में भी यही लिखा है RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA। वही जो mRNA था उसकी साइलेंसिंग हुई है ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA। हमको कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA लाना है, ठीक है। तो दिस RNA मॉलिक्यूल डेट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। ये क्या करेगा? mRNA के साथ जुड़ जाएगा और उसका ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, प्रोटीन नहीं बनने देगा। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम
an infection by viruses having RNA genomes or mobile genetic elements also known as transposons that replicate via an RNA intermediate। देखो तो जो हमको कॉम्प्लीमेंट्री RNA, जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA है, ये कहाँ से लाएंगे हम? या तो हम वायरस से इन्फेक्शन करा दें, ठीक है, ऐसे वायरस से जिसका RNA जीनोम है उससे हम इन्फेक्शन करा दें, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं कुछ जिनको हम ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं, जो रेप्लिकेट करते हैं ना, तो उनमें RNA इंटरमीडिएट बनता है, तो वहाँ से हम वो RNA यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो या तो वो वायरस ले रहे हैं या तो ट्रांसपोजोन से इन्फेक्शन करा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हम। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। क्या है ना, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स यूज़ करके जो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स थे वो होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस करे गए। द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वॉज सच डैट इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटीसेंस RNA। देखो हमने DNA इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है, DNA सेल के अंदर डाला है, होस्ट प्लांट के अंदर डाला है, तो अंदर जाके वो सेंस और एंटीसेंस RNA बनाएगा। तो ये दोनों RNA जो थे वो कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे के साथ, और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो बाइंडिंग होती है, तो ये जुड़ के डबल स्टैंडर्ड RNA बना लेंगे। डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया हमको, दैट इनिशिएटेड RNA, तो अब RNA इंटरफेरेंस चालू हो जाएगा, एंड दस साइलेंस द स्पेसिफिक mRNA ऑफ द नेमेटोड। अब जो स्पेसिफिक mRNA था नेमेटोड का, जो कि वो प्रोटीन बना रहा था, अब वो नहीं बन पाएगा, तो स्पेसिफिक mRNA जो mRNA था उसकी साइलेंसिंग हो गई ना, यही तो हम चाहते थे। द कंसिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट। मीन्स अब जो पैरासाइट है ना, जो नेमेटोड है, वो ट्रांसजेनिक होस्ट में वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन बना ही नहीं पा रहा है। तो एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग RNA वही है, जो है होस्ट है ना, वो स्पेसिफिक इंटरफेरिंग mRNA को एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस करना मीन्स ये बात हुई है, किसकी बात हुई है? डबल स्टैंडर्ड RNA की बात हुई है, क्योंकि उसके कारण ही mRNA साइलेंस हुआ, और mRNA साइलेंस हो गया तो प्रोटीन नहीं बन पाया। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। तो ऐसे में क्या है, जो प्लांट है ना, ट्रांसजेनिक प्लांट, वो खुद से ही प्रोटेक्ट हो गया अगेंस्ट पैरासाइट। भाई पैरासाइट का mRNA तो वो साइलेंस कर देता है, तो पैरासाइट प्रोटीन नहीं बना पाता है, तो वो जिंदा रह नहीं पा रहा उसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 10.2 होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड DNA। अब जो होस्ट प्लांट है ना, उसने डबल स्टैंडर्ड RNA बना लिया है, तो ये क्या करेगा, ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेमेटोड इन्फेस्टेशन। वही है जो नेमेटोड का इन्फेस्टेशन हुआ है ना, उसको अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाएगा। कैसे? यही RNA इंटरफेरेंस करेगा। अब ये जो इमेज है ये वाली, इसमें क्या है, रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स। ये है ना टिपिकल जो नॉर्मली प्लांट होता है ना, ये उसकी रूट है। और बीर क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स 5 days आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑफ नेमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवल मैकेनिज्म। जो बी है वो क्या दिखा रही है, ये ट्रांसजेनिक प्लांट रूट है। लेकिन हमने कितने दिन की बात है, देखो इन्फेक्शन हो गया था, जो नेमेटोड है उसका इन्फेक्शन हो चुका है, उसके 5 दिन बाद हमने ये इमेज ली है। इसमें ना हमने प्लांट को प्रोटेक्ट कर दिया, नोवल मैकेनिज्म जो है, नई मैकेनिज्म, ये RNA इंटरफेरेंस यूज़ करके उस प्लांट को हमने बचा लिया है। अब हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, ठीक है। हमने एग्रीकल्चर में देख लिया, हम मेडिसिन में देख रहे हैं। The recombinant DNA technological processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs। वही है जो recombinant DNA टेक्नोलॉजी है ना, उससे ना हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, अच्छा इफेक्ट पड़ा है हेल्थ केयर सिस्टम पे। उसने ना बहुत ज़्यादा मास रिप्रोडक्शन करी गई है, सेफ और इफेक्टिव थेरापेटिक ड्रग्स, मीन्स बहुत सारी ड्रग्स का प्रोडक्शन हुआ है जो हमको हेल्पफुल है। Further, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological response, as is common in case of similar product isolated from non-human sources। देखो क्या हुआ, जो recombinant टेक्नोलॉजी से जो भी ड्रग्स वगैरह बनी ना, इनमें जो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज थे ना, वो देखने को नहीं मिले, क्योंकि जब हम नॉन ह्यूमन सोर्स से ड्रग आइसोलेट करते थे तो उसमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा मिलते थे, पर जब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से तो हमको इम्यून रिस्पॉन्सेज नहीं मिले। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज़। आज के टाइम पे ना 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स अप्रूव हो गए हैं ह्यूमन यूज़ के लिए। द वर्ल्ड ओवर मीन्स मतलब पूरे दुनिया में 30
रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स अप्रूव्ड है ह्यूमन यूज़ के लिए। इंडिया में कितने, उनमें से हम 30 में से हमारे पास 12 है जो अभी मार्केट में है, चल रहे हैं। अब हम देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या है। मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। देखो जो अडल्ट में जब डायबिटीज़ होती है ना अडल्टहुड में, तो उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, हमको टाइम टू टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है, टाइम टू टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है। अब जो बीच का पैरा है यहाँ पे ये कुछ काम का नहीं, हम सीधे नीचे देखेंगे कि इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज़ वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। जो इंसुलिन जो है हम डायबिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सब पहले हम किससे एक्सट्रैक्ट करते थे, हम पेनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स, जो कैटल्स और पिग्स होते हैं ना उनकी पेनक्रियास से एक्सट्रैक्ट करते थे इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स, दो कॉज सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी। देखो ये एनिमल सोर्स से है, ठीक है, तो नॉन ह्यूमन सोर्स हो गया, तो कुछ पेशेंट्स में ना ये एलर्जी डेवलप कर देता था। और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टू द फॉरेन प्रोटीन। देखो अब वो तो फॉरेन प्रोटीन हुआ ना, एनिमल सोर्स से आया, हमारी बॉडी में गया तो फॉरेन प्रोटीन जैसा एक्ट करेगा, तो दूसरी टाइप की रिएक्शंस भी हो जाती थी। देखो इंसुलिन कैसे बना होता है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो इंसुलिन है 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, चेन ए और चेन बी होती है, और दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और ये जो चेन है वो आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस की हेल्प से लिंक्ड हैं, ठीक है। अभी हम इसके फिगर से भी समझ लेंगे, बाकी आगे पहले हम रीड करेंगे। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। क्या बोल रहा है, मैमल्स में, हम में भी, ह्यूमंस में भी इंसुलिन जो है वो एज अ प्रो हार्मोन के फॉर्म में बनता है। देखो लाइक अ प्रो एंजाइम। ये प्रो हार्मोन क्या है, ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स फुली मेच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। देखो प्रो हार्मोन के फॉर्म में बन रहा है, तो जब इसको फंक्शनल हार्मोन बनना है ना, इसको फुली मेच्योर हार्मोन बनना है, तो इसके पहले इसकी प्रोसेसिंग होती है। कैसे प्रोसेसिंग होगी कि जो प्रो हार्मोन होता है इसके पास ना एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, उसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं। तो इस सी पेप्टाइड को हमको हटाना पड़ेगा, फिर वो मेच्योर इंसुलिन बन जाएगा। दिस सी पेप्टाइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन। ये जो सी पेप्टाइड है ये मेच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होती, एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। वही जब मैच्योरेशन होता है ना, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बन रहा है, इस टाइम पे सी पेप्टाइड रिमूव हो जाती है। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग recombinant DNA technique was getting insulin assembled into mature form। देखो मेन चैलेंज की इंसुलिन बनाने के टाइम यही था कि ये इंसुलिन जो बन रहा है ना उसको हम मेच्योर फॉर्म में कैसे लाएंगे। देखो अब क्या हुआ था, इन 1983 में इली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी। कौन सी थी, इली लिली या एली लिली जो बोलते हो आप। इली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने 2 DNA सीक्वेंस बनाए थे जो कि चेन ए और चेन बी जैसे दिखते थे, करस्पॉन्ड करते थे, ठीक है। जो ए और बी चेन्स होती है ना ह्यूमन इंसुलिन में, वो वैसे ही सीक्वेंसेस थे। फिर उन्होंने क्या किया था, उन DNA सीक्वेंसेस को जो ई कोलाई का प्लाज्मिड था उनके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। अब दोनों DNA सीक्वेंस चले गए, तो वही होता है DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन। तो हमको यहाँ बेसिकली क्या बनाना है, इंसुलिन बनाना है। तो अब इसमें क्या है, इंसुलिन चेन्स बन गई हमारे पास, चेन ए बन गई, चेन बी बन गई, लेकिन ये अलग अलग बनी है, ठीक है, सेपरेटली बनी है। अब हम क्या करेंगे, उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और हमको उनको जोड़ना भी है, तो कंबाइन करते हैं बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। हमने 2 अलग अलग चेन बन गई थी, ठीक है, इकोलाई के अंदर। अब उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से हम उनको जोड़ देंगे, तो ये जो है ह्यूमन इंसुलिन बन जाएगा। देखो फिगर में क्या लिखा है, मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन। प्रो इंसुलिन से हमको इंसुलिन बनाना है, ठीक है। प्रो इंसुलिन क्यों है, क्योंकि इनके पास सी पेप्टाइड भी है। तो कैसा, जो ब्लू वाला है वो ए पेप्टाइड है, ग्रीन वाला जो है वो बी पेप्टाइड है, और ये जो ग्रे वाला है ये सी पेप्टाइड है। हमको इसको हटाना है, ठीक है। ये जो है देखो ये है, इनको हमने ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जोड़ दिए हैं और सी पेप्टाइड को हमने यहाँ से हटा दिया है। अब हम देखेंगे जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या है, इफ़ अ पर्सन इज़ बोर्न विथ अ हेरिडिटरी डिसीज़ कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच डिसीज़। मतलब कोई पर्सन जिसका हेरिडिटरी डिसीज़ थी, क्या हम उसको करेक्टिव थेरेपी से ऐसी डिसीज़ सही कर सकते हैं क्या। तो हमको क्या है, जीन थेरेपी इज़ अटैम्प्ट टू डिस, तो हमने उसको सही करने के लिए हमने जीन थेरेपी का यूज़ किया है। मीन्स हेरिडिटरी डिसीज़ को सही करने के लिए हम जीन थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं। जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट
डेट हैज़ बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड या एम्ब्रियो। देखो, तो जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, इसमें ना बहुत सारी मेथड्स होती हैं जिसमें हम जो कोई भी जीन में डिफेक्ट है उसका करेक्शन करेंगे, लेकिन शर्त है कि हमको जो डिफेक्ट है जीन में वो हमको जब वो चाइल्ड है तब पता चल जाए, या फिर जब वो एम्ब्रियो है तब हमको डायग्नोस हो जाए। हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सनस सेल एंड टिश्यूज़ टू ट्रीट अ डिसीज़। हम क्या करते हैं, हम जीन्स को इंसर्ट करते हैं उस पर्सन की सेल में और टिश्यूज़ में उस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, हम जीन्स को इंसर्ट कर रहे हैं। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene। देखो, हम इस जेनेटिक डिफेक्ट का करेक्शन कैसे कर रहे हैं, हमारी बॉडी में मीन्स जो पर्सन जिसका हेरिडिटरी डिसीज़ है उसमें कोई नॉन फंक्शनल जीन है, अब वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल जीन को उस इंडिविजुअल के अंदर या फिर एम्ब्रियो के अंदर डालेंगे। अभी जो नॉर्मल जीन है उस नॉन फंक्शनल जीन का पूरा फंक्शन ले लेगा या फिर कंपनसेट कर देगा, क्योंकि मान लो वो प्रॉपर प्रोडक्ट उतना जितना चाहिए उतना प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है, तो ये उसके फंक्शन को कंपनसेट करेगा। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990। जो पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी थी वो 1990 में दी गई थी। किसको दी गई थी, 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी। उसको क्या बीमारी थी, उसको एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी, जिसको हम ADA डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। दिस एंजाइम इज़ क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है ना, उसको वर्क करने के लिए जो ADA है, डेट इज़ एडिनोसिन डीएमिनेज, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। ये डिसऑर्डर हुआ कैसे, जो जीन है जो ADA के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला जीन डिलीट हो गया है। तो क्या हुआ है, डिलीशन हुआ है, डिलीशन। इन सम चिल्ड्रन ADA डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। देखो, कुछ चिल्ड्रंस में जो एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी है ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से भी सही हो सकती है। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेस थेरेपी। दूसरे में हम कैसे, हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी क्योर कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जो फंक्शनल ADA है डेट इज़ एडिनोसिन डीएमिनेज है, उसको हम इंजेक्शन से देते हैं। मीन्स हमको एंजाइम रिप्लेस करना है ना, जैसे से एंजाइम ख़त्म हो जाएगा वापस फिर से इंजेक्शन से दे दो, ऐसा हम करते हैं। लेकिन इन दोनों अप्रोच के साथ प्रॉब्लम क्या थी, ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, हमको क्या कंप्लीट क्योर चाहिए। तो एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी, तो इसमें अब हम जीन थेरेपी करेंगे तो हमको कंप्लीट क्योर मिलेगा। जीन थेरेपी में हमको क्या करते हैं कि लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। देखो, जो पेशेंट है उस पेशेंट के ब्लड से हम लिम्फोसाइट ले लेंगे और उन लिम्फोसाइट को हम बॉडी के बाहर कल्चर में ग्रो करेंगे। ठीक है, तो अ फंक्शनल ADA डेट इज़ एडिनोसिन डीएमिनेज कॉम्प्लीमेंट्री DNA इज़ देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स। हम क्या कर रहे हैं, जो फंक्शनल ADA कॉम्प्लीमेंट्री DNA है उनको हम लिम्फोसाइट के अंदर डालेंगे। हम अंदर किसकी हेल्प से डालेंगे, हम रिट्रोवायरल वेक्टर की मदद से डालेंगे। हमने पहले भी पढ़ा था, रिट्रोवायरल वेक्टर को हमने क्या है, नॉन पैथोजेनिक बना दिया है, सिर्फ वो इतना काम करेगा कि वो एज अ वेक्टर वर्क कर सके, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न्ड टू द पेशेंट। अब हमने उनकी लिम्फोसाइट में ADA कॉम्प्लीमेंट्री डाल दिया है, अब इन लिम्फोसाइट्स को हम वापस पेशेंट के अंदर डालेंगे। हाउएवर एज दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल, द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। देखो, जो WBC होती हैं, क्या वो इमोर्टल है, इमोर्टल नहीं है ना, तो जब उनकी जो है लाइफ स्पैन जितनी होगी उतने हमको इंटरवल में वापस से हमको ये इन्फ्यूज़न करना पड़ता है पेशेंट को। ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है ये हमको वापस से इन्फ्यूज़न करना रहता है इनका। हाउएवर इफ़ द gene isolate from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stages, it could be a permanent cure। देखो, इसमें परमानेंट क्योर क्या है, अगर जब वो पर्सन एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, अगर हम उसके एम्ब्रियो से हम वो जीन आइसोलेट कर लेना, मीन्स उसकी जो मैरो सेल्स होंगी उससे हम वो जीन आइसोलेट कर लें जो ADA बनाती थी। ठीक है, फिर हम ADA बनाती थी वो हम निकाल के
जो असली जो फंक्शनिंग जीन था वो हम डाल देते एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो वो परमानेंट क्योर हो सकता था। ठीक है, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यू नो डैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, किसी भी डिसीज़ के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए उसका अर्ली डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। वो डिसीज़ क्यों हो रही है, मीन्स उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। देखो, अगर हम कन्वेंशनल मेथड करेंगे डायग्नोसिस का, जैसे नॉर्मल टेस्ट नहीं करते, पहले तो हम यही करते हैं सीरम और यूरिन एनालिसिस, तो इसमें क्या अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है वो कौन सी होती हैं? RDA, डेट इज़ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डेट इज़ PCR, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, डेट इज़ ELISA, आर some of the techniques that serve the purpose of daily diagnosis और अर्ली डायग्नोसिस। ओके, हमको अर्ली डायग्नोसिस करना है तो हमको ये यूज़ करना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन दैट इज बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिसीज सिम्टम। देखो, ये जो कोई पैथोजन है, बैक्टीरिया है या वायरस है, हम नॉर्मली कब सस्पेक्ट करते हैं? जब पैथोजन जो है वो डिसीज़ का सिम्टम प्रोड्यूस कर चुका है। बट कोई सिम्टम आने लगा है डिसीज़ में, पता है इसका मतलब क्या होता है? कि जो पैथोजन है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारी बॉडी में। देखो, बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया और वायरस। देखो, जब बहुत लो कंसंट्रेशन है बैक्टीरिया और वायरस पे, उस टाइम पे क्या होता है, जो सिम्टम्स हैं ना डिसीज़ के वो नहीं दिखते हैं। तो इस टाइम पे भी हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बाय PCR। ये जो बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन है, हम इनके न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करके PCR की मदद से पता लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ PCR इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। जो सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट होते हैं ना, उनमें हम HIV डिटेक्ट करने के लिए PCR को रूटीनली यूज़ होता है PCR का। इट इज़ बीइंग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स। जो सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट होते हैं ना, उनके जीन में कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है, होने वाला है, तो हम उनको भी डिटेक्ट कर लेते हैं PCR की मदद से। इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक ऑर्डर्स। और बहुत सारे जो दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ना, हम उनका भी पता लगा सकते हैं इन सारी टेक्निक से। कौन कौन सी थी? RDA, ELISA, PCR, ये सारी थी। अब सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA, हम एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA है या RNA है, टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। हमने उसको एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग कर दिया। इस रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को हम प्रोब बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम उसको हाइब्रिडाइज कराएंगे। इज़ अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ सेल्स। देखो, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सिंगल स्टैंड DNA या सिंगल स्टैंड RNA लिया है, उसको हमने टैग कर दिया एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, उसको हम प्रोब बोलेंगे। अब ये जो सिंगल स्टैंड DNA या RNA है, इसका हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे उसके खुद के कॉम्प्लीमेंट्री DNA के साथ। ठीक है, इसमें एक क्लोन ऑफ सेल्स, मीन सेल्स का क्लोन है, उसमें हम करवा रहे हैं बाय डिटेक्शन फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। इसके बाद हम डिटेक्शन भी करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी का यूज़ करके। क्यों? क्योंकि हमने इसमें प्रोब डाल दिया था जो कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल था, तो जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो वो हमको साफ साफ समझ में आएगा। देखो, द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। मीन्स ऐसा क्लोन जिसके पास म्यूटेटेड जीन था वो हमको फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद द म्यूटेटेड जीन। क्योंकि प्रोब के पास जो है ना म्यूटेटेड जीन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थी। अब कॉम्प्लीमेंटेरिटी थी ही नहीं तो बाइंडिंग तो हुई ही नहीं। ठीक है, बाइंडिंग नहीं हुई तो हमको इसलिए नहीं दिखेगा। ठीक है, वो क्लोन हमको दिखेगा ही नहीं क्योंकि बाइंडिंग तो हुई नहीं ना। तो इसको वही कहना चाह रहा है, that is the clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film। हमने क्या किया था, DNA RNA को इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बाद हमने उसको रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल से टैग कर दिया ताकि हमको पता लग सके कि क्या क्या हो रहा है। फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री DNA के साथ हमने हाइब्रिडाइज कराया। ठीक है, ये सब हम किस में कर रहे हैं? इस सेल्स में कर रहे हैं। कुछ सेल्स हैं एक जैसी सेल्स, इसलिए हम क्लोन ऑफ सेल्स बोल रहे हैं, उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। फिर हम ऑटो रेडियोग्राफी से देख रहे हैं। ठीक है, तो जो सेल्स थी अगर उनमें म्यूटेटेड जीन था तो वो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि फिर अगर म्यूटेटेड जीन था तो जो हमने DNA या RNA भेजा है
उसकी बाइंडिंग हो ही नहीं पाई, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से उसने बाइंड ही नहीं किया, इसलिए वो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखेगा। एलाइजा इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। जो एलाइजा है किस पे बेस्ड होती है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होती है। इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। देखो किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? या तो वही एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे बॉडी में, ठीक है। एंटीजेंस क्या क्या होते हैं? एंटीजेंस प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, या फिर इन एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करके भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में पैथोजन है या नहीं है। अब हम देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स डेट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मीन्स ऐसे एनिमल्स हमने जिनके डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया है, मैनिपुलेट करके कोई फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया है, समझ रहे हो? तो उनके पास वो फॉरेन जीन है भी और उस फॉरेन जीन को वो एक्सप्रेस भी करें, मीन्स पॉजेस भी करें और एक्सप्रेस भी करें, उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। ट्रांसजेनिक रैट्स, देखो कितने एनिमल्स हमने बना लिए हैं। ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप्स, काउस, ट्रांसजेनिक फिश प्रोड्यूस करे जा चुके हैं अभी तक। ऑल्दो ओवर 95% ऑफ ऑल एक्सिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। मीन्स जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आज के टाइम पे हैं उनमें से 95% से ज़्यादा माइस हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजंस। कॉमन रीजंस किस बात का? ये जो पूछ रहा है हमसे कि ये जो है इनसे ये जो मॉडिफिकेशन करे गए हैं इससे मैन को कैसे बेनिफिट है। देखो सबसे पहले क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। देखो तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने ऐसे उनको स्पेसिफिकली ऐसे डिज़ाइन करा गया है, उसमें हम स्टडी कर सकते हैं कि आखिरकार जीन्स रेगुलेट कैसे होते हैं और वो कैसे जो हमारी बॉडी है उसके नॉर्मल फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, बॉडी के डेवलपमेंट को अफेक्ट कैसे करते हैं, ये हम पता लगा सकें। दैट इज स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इसका मतलब है कि हम ऐसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर की स्टडी कर सकें जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगे। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं? जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर and studying the biological effects that result information is obtained about the biological role of the factor in the body। देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम किसी दूसरी स्पीसीज से जीन को डाल रहे हैं, जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उस जीन को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? ताकि जो भी फैक्टर मीन्स जो फैक्टर बनेगा, ठीक है, ये कोई फैक्टर है, इसका फॉर्मेशन होना है, ठीक है। तो अब हम ऐसा जीन डालेंगे कि ये फैक्टर जो है वो ना बन पाए, ठीक है, नहीं बन पाए। अब ये फैक्टर नहीं बन पाएगा तो जो इफ़ेक्ट होंगे ना हमारी बॉडी में वो इफ़ेक्ट हम जान जाएंगे, हमको पता लग जाएगा कि हाँ ये फैक्टर हमारी बॉडी में क्या क्या करता है। आई बात समझ में? अब हम देखेंगे सेकंड, स्टडी ऑफ डिसीज़। Many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease। Means हमने बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे डिज़ाइन करे हैं जिससे हमारी समझ बढ़ सके कि आखिर ये जो जीन है किसी डिसीज़ के डेवलपमेंट में, किसी डिसीज़ को होने में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिसीज़। मीन्स ये जो बन रहे हैं ना, ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स, वो एज अ मॉडल जैसे एक्ट करेंगे ह्यूमन डिसीज़ के लिए। कैसे? देखो, सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर डिसीजेस इज़ मेड पॉसिबल। ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है, मीन्स जो न्यू ट्रीटमेंट्स हैं डिसीज़ के लिए, उनको हम पता लगा सकें, क्योंकि हम वही डिसीज़ ना इन मॉडल्स में करेंगे, हम देखेंगे कैसे सिम्टम्स बन रहे हैं और हम उनको ट्रीट करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हाँ इस डिसीज़ का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एक्सिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिसीजेस। आज के टाइम पे ना बहुत सारी ह्यूमन डिसीजेस के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं, जैसे कैंसर के लिए है, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए है और अल्जाइमर्स के लिए। किस किस के लिए? कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए और अल्जाइमर्स के लिए, दैट इज CCRA के लिए हमारे पास ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं। फिर से रिपीट कर लो,
कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर्स। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। मेडिसिन्स रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीजेस कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। मीन्स कुछ ह्यूमन डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए जो हमको जो मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है, उन मेडिसिन्स में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, किसी में होते हैं। बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। बट ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं बनाने के लिए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ DNA विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज। देखो हम आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना समझो कि हमको ना महंगे पड़ रहे हैं ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये महंगे पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं। कैसे बनवा रहे हैं, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसा DNA डाल देंगे, वो वाला DNA डाल देंगे, वो वाला जीन डाल देंगे जो कोड करता है उस प्रोडक्ट को। मीन्स जो उस प्रोडक्ट को बनाएगा ना, उस वैसा हम पोर्शन ऑफ DNA उनके अंदर डाल देंगे। जैसे एक ह्यूमन प्रोटीन होता है, कौन सा होता है, अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन होता है, ये एम्फाइसीमा को ट्रीट करता है। कौन ट्रीट करता है, एक ह्यूमन प्रोटीन है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये एम्फाइसीमा को ट्रीट करता है। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फेनिलकेटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। यही जो मेथड है ना कि हमने ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर DNA डाल दिया या जीन डाल दिया, फिर उसमें वो प्रोडक्ट बनवा लिया, तो हमने ऐसा एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए भी किया है और हमने फेनिलकेटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीट करने के लिए भी किया है। जैसे एम्फाइसीमा के केसेस में हमने ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर क्या बनवाया है, हमने उनके अंदर अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन बनवाया है। अब इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क। मीन्स जो 1997 में हमने पहली ऐसी ट्रांसजेनिक काउ बनाई जिसका नाम रोजी था, वो ह्यूमन मिल्क बनाती थी। जैसे ह्यूमन मिल्क होता है ना, सेम वैसा ही मिल्क बना रही थी। हम उसको क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, ठीक है। कितना प्रोटीन होता था उसमें, 2.4 ग्राम्स पर लीटर। जो ह्यूमन प्रोटीन है वो कितना होता था, 2.4 ग्राम्स पर लीटर। द मिल्क कंटेन्ड द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। उस मिल्क में जो हमारे पास होता है ना अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, उस मिल्क में वो भी प्रेजेंट था। एंड वॉज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। मीन्स नेचुरल काउ मिल्क से ज़्यादा बैलेंस्ड, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड प्रोडक्ट था जो इस काउ का मिल्क था, ठीक है। अब हम देखेंगे वैक्सीन सेफ्टी। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमंस। मीन्स जब कोई वैक्सीन बनता है तो ट्रायल चलते हैं उनके, तो ह्यूमंस में यूज़ करने के पहले हम इन वैक्सीन्स का ट्रायल लेते हैं या फिर उनकी सेफ्टी है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम ट्रांसजेनिक माइस पे ऊपर यूज़ करके देखते हैं। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। देख रहे हो, जो सेफ्टी है पोलियो वैक्सीन की, हम किसके ऊपर टेस्ट करते हैं, हम ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर टेस्ट करते हैं। इफ़ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, दे कुड रिप्लेस द यूज़ ऑफ मंकीज़ टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ द वैक्सीन। देखो क्या हो रहा है ना, अगर ये सक्सेसफुल या रिलायबल हो गया ये, तो ये रिप्लेस कर सकता है जो यूज़ ऑफ मंकीज़। देखो मंकीज़ पे यूज़ कर रहे हैं हम, मंकीज़ पे ये सेफ्टी टेस्ट करते हैं वैक्सीन की। लेकिन अगर ट्रांसजेनिक माइस में ही हमको सक्सेसफुल और रिलायबल मिल गया तो हम मंकी पे टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। दिस इज़ नोन एज टॉक्सिसिटी टेस्टिंग या सेफ्टी टेस्टिंग। मीन्स हम टॉक्सिसिटी टेस्टिंग कर रहे हैं या सेफ्टी टेस्टिंग कर रहे हैं। द प्रोसीजर इज़ द सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। मीन्स हम ड्रग्स की टॉक्सिसिटी टेस्ट करते हैं ना, वैसे ही ये सेम प्रोसीजर है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मीन्स ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, इनके यहाँ अंदर हम ऐसे जीन्स डाल देते हैं, उसके कारण ना ये टॉक्सिक सब्सटेंस के में ना
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। मीन्स एक जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे रिएक्ट करेगा उससे भी ज़्यादा रिएक्ट एक ट्रांसजेनिक एनिमल रिएक्ट करेगा। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द इफेक्ट स्टडीड। तो हम कोई टॉक्सिक सब्सटेंस उनके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर जो जो इफेक्ट उस एनिमल के अंदर हो रहा है वो हम स्टडी करेंगे। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम में। तो देखो हमको क्या है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो तो ज़्यादा सेंसिटिव था, तो हमको कम टाइम में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, कि आखिर उस टॉक्सिक के कारण कौन से इफेक्ट आ रहे हैं बॉडी में। अब हम देखेंगे एथिकल इश्यूज़, ठीक है। एथिकल इश्यूज़ क्या है, द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। मीन्स हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं यहाँ कि भाई हमको जैसे मर्जी कर रही है बस ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते जा रहे हैं, उन पे टेस्ट करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organisms। मीन्स क्या बोल रहा है कि कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स ज़रूरी हैं बनाने के लिए, कि क्या इवेल्युएट करने के लिए, जो भी मोरालिटी है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं उसको सबको इवेल्युएट करना है कि ये हेल्प कर रही है उस ऑर्गेनिज्म को या हार्म कर रही है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशूज़, अगर ऐसे जो इशूज़ है ना, अगर हम उनके बियॉन्ड जो रहे हैं, मीन्स ये सारे इशूज़ मोरालिटी के बियॉन्ड अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा ऐसी चीज़ों का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मान लो कोई कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है और हम हार्म करते जा रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को, तो ये बहुत गलत बात है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। देखो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं ना, उसके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट होंगे कब, जब हम उसी ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में एंटर कर देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देखने को हमको मिलते हैं। देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ऑर्गेनाइजेशंस, इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं जैसे GEAC। GEAC क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, GEAC क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। वो क्या करती थी, विच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग टू द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। मीन्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेती थी, ठीक है। उसको मीन्स रिसर्च करने की परमिशन देनी है नहीं देनी है। एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसको इंट्रोड्यूस करना है कि नहीं, वो सेफ़ है या नहीं पब्लिक सर्विसेज में इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये डिसीजन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ही लेती थी। द मॉडिफिकेशन या यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज क्या है, जो हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़फुल है कि नहीं। जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जैसे पब्लिक सर्विसेज कौन सी होती हैं, फूड हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है, ठीक है। तो जो फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में फूड और मेडिसिन सोर्सेज बताया है, हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। मीन्स देखो हमने जो मॉडिफिकेशन या लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर लिया है ना पब्लिक सर्विसेज के लिए, उसमें प्रॉब्लम किसके साथ आई, पेटेंट के साथ आई प्रॉब्लम, ठीक है। पेटेंट क्या होता है, अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पेटेंट क्या बोल रहे हैं। मीन्स हमने कोई चीज़ बना ली है, हमने कोई चीज़ डिस्कवर कर ली है और वही चीज़ जो है किसी और ने भी डिस्कवर कर ली है, लेकिन हमने क्या किया ना, हमने उसका पेटेंट नहीं बनाया। हमने तो पहले डिस्कवर करी थी बट हमने उसका पेटेंट नहीं करवाया। अब यही सेम चीज़ कोई दूसरी कंट्री में कोई लोग कर रहे हैं और उन्होंने पेटेंट कर ली कि भाई ये तो हमने बताया है पूरी दुनिया को, तो ये वो है। तो ये पेटेंट के साथ हमको इसमें प्रॉब्लम आई। देखो क्या हुआ, देयर इज़ ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज that make use of the genetic materials, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region या country। ये वही बता रहा है कि जो चीज़ें पहले से ही वहाँ के फार्मर्स यूज़ करते आ रहे थे या वहाँ के जो लोग हैं वो यूज़ करते आ रहे थे, वही दूसरी जो कंपनीज थी उन्होंने ना पेटेंट ग्रांट कर लिया। उसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहा था, जो भी टेक्नोलॉजीज़ थी, उन्होंने जेनेटिक मटेरियल्स का यूज़ करके, प्लांट्स का, बायोलॉजिकल रिसोर्स का यूज़ करके वो प्रोडक्ट बना लिया और पेटेंट
करा लिया कि भाई ये तो हमने बनाया है, ठीक है। अब देखो क्या था, राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन, हमको पता है राइस एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन एशियाज एग्रीकल्चरल हिस्ट्री। मीन्स एशिया की अगर हम एग्रीकल्चरल हिस्ट्री लेना तो हज़ारों साल पहले से ही राइस उगता हुआ आ रहा है। देयर आर एन एस्टिमेटेड कितनी 2 लाख वैराइटीज़ ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। मीन सिर्फ इंडिया में ही 2 लाख वैरायटी है राइस की। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। देखो जो डाइवर्सिटी है ना राइस की इंडिया में, वन ऑफ द रिचेस्ट है वर्ल्ड में। बासमती राइस इज़ डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। देखो बासमती राइस में क्या स्पेशल होता है, उनका अरोमा जो उनसे एकदम वो खुशबू आती है ना बहुत अच्छी, और उनका फ्लेवर, ये उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ जो है ना बासमती की, वो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। देयर इज़ रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट, हमारे एंशियंट टेक्स्ट में भी बासमती का रेफरेंस लिया गया है। जो भी फोकलोर है और जो भी पोइट्री वगैरह गाते थे उनमें भी रेफरेंस दिया गया है बासमती का। एज इट हैज़ बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज, मीन्स ये जो है ना राइस सेंचुरी सदियों से उगाया जा रहा है। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस। देखो 1997 में क्या हुआ ना, अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट राइट ले लिए बासमती राइस के। किससे? थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। उन्होंने यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से हमारे बासमती राइस पे पेटेंट करा लिया। दिस allowed the company to sell a new variety of basmati इन द यूएस एंड अब्रॉड। तो ये पेटेंट मिल गया, तो अब क्या है, कंपनी को परमिशन मिल गई कि वो न्यू वैरायटी ऑफ बासमती बेच रहे थे यूएस में और अब्रॉड में। तो ये जो न्यू वैरायटी थी, ये जो सो कॉल्ड न्यू वैरायटी थी बासमती की, ये ऑलरेडी इंडियन फार्मर्स की वैरायटी से डिराइव्ड थी। ये एक्चुअली में कहाँ से डिराइव्ड थी, कि इंडियन फार्मर्स की जो वैरायटी थी उससे डिराइव्ड थी। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़। उन्होंने क्या करा था कि जो हमारा इंडियन बासमती था, यहाँ लिख लेते हैं, जो इंडियन बासमती था उसको क्रॉसिंग ओवर कराई थी सेमी ड्वार्फ वैरायटी से। ठीक है, किससे कराया था? सेमी ड्वार्फ वैरायटी से। और उसको क्लेम क्या कर दिया कि उन्होंने भाई कोई चीज़ इन्वेंट कर दी, कोई नई चीज़ है, उन्होंने ऐसा क्लेम कर दिया। द पेटेंट extends to functional equivalents, implying that other people selling basmati rice would be restricted by the patent। मीन्स अगर कोई, ये पेटेंट क्या करता है कि अगर कोई दूसरा पर्सन सेम वैरायटी बेच रहा होगा ना, तो उस पर्सन को रोक सकते हैं कि नहीं, तुम नहीं बेच सकते। Several attempts have also been made to patent uses, products and processes based on Indian traditional herbal medicine, that is turmeric, neem। क्या है ना, बहुत सारे अटैम्प्ट करे गए और भी चीज़ों पे पेटेंट करने के लिए। मींस जो भी प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस थी जो इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन पे बेस्ड थी, जैसे हल्दी, नीम, इन सब को हम कब से यूज़ करते आ रहे हैं, तो इन पे भी पेटेंट लेने की कोशिश करी गई। If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent applications, other countries or individuals may encroach on our rich legacy and be not be able to do anything about it। देखो अगर हमने बहुत जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया ना, तो जो दूसरे कंट्री के लोग हैं ना, इनका पेटेंट करा लेंगे, हमारी रिच लेगेसी का पेटेंट करा लेंगे और उनसे वो पैसे कमाएंगे, तो और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने एक टर्म लाया, क्या है वो है? बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या था? बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। Means जो बायोपायरेसी क्या टर्म है, मान लो हमारे इंडिया का कुछ भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट है, उसका हमारे पास पेटेंट है, बट कोई दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी है, हमारे बायो रिसोर्स का यूज़ कर रही है, हमारे प्रोडक्ट का यूज़ कर रही है, ठीक है, बिना हमको बताए हुए, बिना हमें बताए, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन लिए कंट्रीज से, या फिर जिनका वो असली में प्रोडक्ट है उन लोगों को वो कंपनसेटरी पेमेंट भी नहीं कर रही है और उनका ही प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है। तो उसमें से जो कुछ परसेंटेज देना बनता है ना प्रोडक्ट का, वो परसेंटेज भी नहीं दे रही है और पता भी नहीं है, वो खुद वो लोग वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसको हम बायोपायरेसी बोलते हैं।
है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी। देखो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशंस है ना, वो फाइनेंशियली तो रिच है बट उनमें बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज की कमी है। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वो बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिच है और उनके पास ट्रेडिशनल रिसोर्स भी है, ट्रेडिशनल नॉलेज है बायो रिसोर्सेज के बारे में। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉयटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशंस। देखो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना बायो रिसोर्सेज से रिलेटेड, हम उसको एक्सप्लॉयट करके मॉडर्न एप्लीकेशंस में डेवलप कर सकते हैं एंड कैन बी यूज टू सेव टाइम एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शियलाइजेशन। वही हम उस नॉलेज को यूज़ करके हम मॉडर्न एप्लीकेशन बना सकते हैं जिससे हमारा टाइम एफर्ट और खर्चा सब बच जाएगा। ठीक है, अब देखो देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस इन एडुकेट कंपनसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। देखो क्या होता जा रहा है ना, जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो देखो इनजस्टिस हो रहा है और अगर कंपनसेशन दे भी रहे हैं ना तो उतना कंपनसेशन नहीं दे रहा जितना देना चाहिए, या फिर जो भी बेनिफिट जो भी मुनाफा शेयर होना चाहिए ना, मींस डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, वो भी सही से नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा कोई प्रोडक्ट है दूसरी कंट्री बेच रही है और हमको प्रॉपर बेनिफिट भी नहीं दे रही है। तो क्या हुआ ना, देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो कुछ नेशंस ने ऐसे लॉज डेवलप करे ताकि ये जो अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन है ना उनके बायो रिसोर्सेज का या फिर जो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है उन चीज़ों का, वो गलत इस्तेमाल ना कर सकें, तो लॉ बनाए गए। तो द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। तो अभी पे क्या हुआ, जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने रिसेंटली सेकेंड अमेंडमेंट दिया है इंडियन पेटेंट बिल का, जो ऐसे इश्यूज़ को कंसिडरेशन में लेगा, जो बायो पायरेसी जैसी चीज़ है ना उसको देखेगा, एंड इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी प्रोविज़न एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। उसमें क्या क्या था, क्या क्या इंक्लूडिंग था, जो भी पेटेंट था, जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस आ रहे हैं इसके अंदर, जो भी रिसर्च वाला और जो भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, वो सारी चीज़ें मीन्स कोई भी जो है न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके पेटेंट से रिलेटेड, उसकी रिसर्च से रिलेटेड सब कुछ जो है वो इस सेकेंड अमेंडमेंट में आएगा। जो भी इंडियन पेटेंट बिल है उसके सेकेंड अमेंडमेंट में ये सारे इश्यूज़ आएंगे। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे चैप्टर हो गया। अब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी समरी पढ़ लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ गिवन टू ह्यूमंस सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग माइक्रो प्लांट एनिमल्स एंड द मेटाबॉलिक मशीनरी। वही बोल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी ना मीन्स ह्यूमंस की लाइफ एकदम ईजी बना दी है, उसको प्रोडक्ट यूजफुल प्रोडक्ट्स दिए हैं। कैसे, माइक्रोब्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स का यूज़ करके, और जो इनकी मेटाबॉलिक मशीनरी है उनका यूज़ करके प्रोडक्ट बनाए हैं। टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर and somatic hybridization offer vast potential for manipulation of plants in vitro to produce new varieties। वही हमने टिश्यू कल्चर और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के यूज़ करके प्लांट्स की न्यू वेराइटीज़ इन विट्रो बनाई हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू इंजीनियर माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स सच दैट दे हैव नोवल कैपेबिलिटीज़। देखो हमने आरडीए का यूज़ करके हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए, जैसे माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स बनाए जिनके पास नई कैपेबिलिटीज़ थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्रिएटेड बाय यूजिंग मेथड्स अदर देन नेचुरल मेथड्स टू ट्रांसफर वन और मोर जीन्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू अनदर, जनरली यूजिंग टेक्निक्स सच एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मीन्स हमने जो जीएमओ है वो कैसे बनाए हैं, वो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मदद से बनाए हैं। इसमें क्या करते हैं ना, हम एक से ज़्यादा जीन उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे कर रहे हैं हम, आरडीए का यूज़ करके। ठीक है, जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड्स। देखो जो जीएम प्लांट्स थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स थे, वो उनमें क्या अच्छी बातें थी, उनमें क्या हो रहा था, उसके कारण क्रॉप यील्ड्स बढ़ जा रही थी, जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस थे वो कम हो रहे थे, और जो क्रॉप थी वो स्ट्रेसेस, जो एबायोटिक स्ट्रेस थे उनके खिलाफ ज़्यादा टॉलरेंट थी। ठीक है, देयर आर सेवरल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स विद इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड्स एंड रिड्यूस द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। तो ये जीएम क्रॉप थी ना, उनमें ना कुछ ऐसे प्लांट बनाए हमने जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा थी, जैसे गोल्डन राइस, मीन्स राइस में ना विटामिन ए एनरिच्ड राइस थे वो, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनके ना जो केमिकल पेस्टिसाइड पर जो रिलाय करते थे ना वो भी कम हो गया, तो हमने पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना ली। अब
Recombinant DNA technology processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutics. देखो इन्होंने क्या है ना, हेल्थ केयर जो आईडीए है उसने हेल्थ केयर एरिया में भी बहुत अच्छा इफेक्ट डाला है। क्या हुआ है ना, मास प्रोडक्शन करा है, जो भी सेफ और इफेक्टिव थेराप्यूटिक्स हैं, जो ड्रग्स वगैरह हैं उनका मास प्रोडक्शन करा है। सिंस द रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स आर आइडेंटिकल टू ह्यूमन प्रोटीन्स, they do not induce unwanted immunological response and are free from risk of infection as was observed in case of similar product isolated from non-human sources। ये क्या बोल रहा है, हमने रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स जो थे ना, वो जो भी रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स थे, जो भी हमने चीज़ बनवाई है वो ह्यूमन प्रोटीन जैसा ही था। अब ह्यूमन प्रोटीन जैसा था तो जो भी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होते थे वो सब नहीं होते थे, जो इन्फेक्शन का रिस्क था वो भी कम गया। ठीक है, ये सब कब होता था, जब वो प्रोटीन नॉन ह्यूमन सोर्सेज से हम बनवाते थे। तो अब ये सब नहीं हो रहा है। ह्यूमन इंसुलिन इज मेड इन बैक्टीरिया येट इट्स स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ नेचुरल मॉलिक्यूल। हमने ह्यूमन इंसुलिन इकोलाई के अंदर बनवाया था। ठीक है, तो जो इसका स्ट्रक्चर था सेम वैसा ही था जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, वैसा ही होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऑल्सो यूज टू अंडरस्टैंड हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज बाय सर्विंग एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिसीज। देखो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए तो हमने क्या रखा, उनको मॉडल जैसे वर्क करवाया। उसमें है ना हम स्टडी कर रहे हैं कि डिसीज़ आखिर डेवलप कैसे करती है। तो हमने कौन कौन से डिसीज़ के लिए मॉडल बनवा चुके हैं हम, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एल्जाइमर्स, दैट इज CCRA। ओके, अब देखो, जीन थेरेपी इज द इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू एन इंडिविजुअल सेल एंड टिश्यूज टू ट्रीट डिसीजेज स्पेशली हेरिडिटरी डिसीजेज। जीन थेरेपी क्या होती है, हम जो पर्सन है, जो भी बीमार है, उस पर्सन के सेल्स में हम जीन को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके सेल्स और टिश्यूज़ में जीन को इंसर्ट करते हैं ताकि वो डिसीज़ ट्रीट हो सके। हम ऐसे कौन सी डिसीज़ में करते हैं, जो भी हेरिडिटरी डिसीज़ होती हैं उस केस में हम जीन थेरेपी करते हैं। इट डज सो बाय रिप्लेसिंग अ डिटेक्टिव म्यूटेंट एलील विद अ फंक्शनल वन। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास डिफेक्टिव म्यूटेंट अलील है ना, उसको रिप्लेस करके हम वहाँ पे फंक्शनल जीन डाल देते हैं। ठीक है, और जीन टारगेटिंग विच इन्वॉल्व्स जीन एम्प्लीफिकेशन। क्या बोल रहे हैं, हम जीन डालेंगे और फिर ऐसा जीन टारगेट करेंगे जो जीन का एम्प्लीफिकेशन करवाए। मीन्स हमने एक फंक्शनल जीन डाल दिया, अब उसका एम्प्लीफिकेशन होगा तो और ज़्यादा हमारे पास फंक्शनल जीन बन जाएगा। ऐसा हम कर रहे हैं। वायरसेस दैट अटैक देयर होस्ट एंड इंट्रोड्यूस देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल एज पार्ट ऑफ देयर रेप्लिकेशन साइकिल आर यूज्ड एज वेक्टर्स टू ट्रांसफर हेल्दी जीन्स और मोर रिसेंटली पोर्शंस ऑफ जीन्स। तो अब हमने देखो यही बात कर रहे हैं ना हमेशा कि हम DNA ट्रांसफ़र करवा रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो ये ट्रांसफ़र हो कैसे रहा है। ऐसे वायरसेस हैं जब जो होस्ट को अटैक कर रहते हैं ना, तो उनका जेनेटिक मटेरियल वो होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं। ये इनका रेप्लिकेशन साइकिल का पार्ट है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट के अंदर डाल दे देते हैं। यही जो एबिलिटी है ना, यही यूज़ करके हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को एज अ वेक्टर्स यूज़ कर रहे थे हेल्दी जीन्स ट्रांसफ़र करने के लिए। द करेंट इंटरेस्ट इन द मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैज़ रेज सीरियस एथिकल क्वेश्चन। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें ना हम ऑर्गेनिज्म में, हम एनिमल्स के अंदर कर रहे हैं। भाई एथिकल क्वेश्चन तो होंगे ना, क्योंकि भाई उस एनिमल को कितना ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है। अगर वो हम एनिमल इकोसिस्टम में डाल दें तो कितना ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, तो हम सोच भी नहीं सकते। भाई एथिकल क्वेश्चंस तो रेज होंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट ख़त्म होता है। ठीक है, देखो मैंने अभी तक नहीं बोला था प्रीवियस लेक्चर्स में, बट अब मैं बोल रही हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है और आप मेरी वीडियो पूरे लास्ट तक देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।